गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें आप दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बता सकते हैं किस चीज का स्ट्रक्चर है? राइट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर है किस कंपाउंड का है? इथेन का है। किसका है स्ट्रक्चर? इथेन का है। और ये आपको इथीन का है ना। इथीन यानी कि इथिलीन, इथिलीन या इथीन। ठीक है, आइए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जान रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने से पहले हम लोग आइडिया लेते हैं। कुछ ऐसे एटम्स हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इनर्ट गैसेज। तो इनर्ट गैसेज का फ्रीली एग्जिस्ट करने का मेन वजह है कि वे केमिकल कम्बिनेशन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। केमिकल कम्बिनेशन में टेक पार्ट नहीं करने का मेन वजह क्या है? कि उनका आउटर मोस्ट और भी सैचुरेटेड होता है, हाईली सैचुरेटेड होता है। हाईली सैचुरेटेड कहने का मतलब चाहे तो डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होता है। अदर दैन हीलियम सभी में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इंटर कर भी नहीं सकता है। ठीक है, तो जिसके चलते ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। इन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी आपको सब्सटेंसेज हैं, कोई भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है जनरली। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये फ्री नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट नहीं रहता है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है, सेचुरेटेड नहीं रहते हैं। इसीलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना वे चाहे तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, या कोऑर्डिनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे। तो ऑक्टेट जैसे ही कंप्लीट करेगा शेयरिंग से, बाय गेनिंग से, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो मोलिकुलर फॉर्म में चले जाते हैं और मोलिकुल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो बनता है, ये केमिकल कंपाउंड है क्या? ऐसा नहीं है कि दो एटम है, दोनों के बीच में नट बोल्ट फिट कर दिए और वो दोनों के बीच का जो नट बोल्ट है उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कह दिए। जस्ट इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द atoms in a molecule due to which these atoms are associated in a molecule। और इस फोर्स के चलते ही एटम्स जो होते हैं मोलिकुल्स में एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ठीक है फोर्स लग गया, केमिकल बॉन्ड कह दिए, लेकिन ये फोर्सेज लगते क्यों हैं? क्यों आपका क्या कहा जाता है, क्यों आखिर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का मेन वजह है टू एक्वायर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, और दूसरा वजह है कि जिसकी एनर्जी हाई होगी, जिसकी एनर्जी हाई होगी और वो आपको केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में वो स्टेबल नहीं होता है। जिसकी एनर्जी हाई होगी वो अनस्टेबल होता है। क्यों होता है वो आप भी जान रहे हैं। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, अपना पेन ले लीजिए और उसको कुछ हाइट पर रख करके छोड़ दीजिए, वो गिर जाता है। आपका आंसर होता है कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच लेता है। या फिर कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाई होगी, हाई पोटेंशियल एनर्जी के चलते वो नीचे गिर जाता है। लो अपने अपनी एनर्जी जो होता है वो मिनिमाइज कर लेता है, ग्राउंड लेवल पर आएगा, पेन गिर करके तो ऑटोमेटिक उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा तो वो क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यही दो मेन वजह है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो एटम्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। आइए हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। जो कुछ मैं पॉइंट्स तो चर्चा कर चुका हूँ। इट इज वेल known fact that the except inert gases no other elements exist as independent atom under ordinary condition। A molecule will only be formed if it is more stable and has a lower energy than the individual atom। मोलिकुल की जो एनर्जी होती है उसके इंडिविजुअल एटम से हमेशा कम होती है, जिसके चलते मोलिकुल जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबलाइज होता है। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना दैट acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecule। It is union of two or more atoms involving redistribution of electron among them। This process accompanied by decrease in energy। और इसमें होता क्या है, केमिकल बॉन्ड की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ जाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ जाएंगे, एनर्जी रिलीज होगा, उसकी एनर्जी घट जाएगा, जिसके चलते वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जिस मोलिकुल का पोटेंशियल एनर्जी जितना ज़्यादा घटेगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही मजबूत होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। देयरफॉर मोलिकुल आर मोर स्टेबल देन एटम।
इसीलिए आपका मॉलिक्यूल जो होते हैं एटम से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आइए अब हम लोग केमिकल बॉन्ड का टाइप देखने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्ड को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। जिसकी एनर्जी आपका 200 किलो जूल पर मोल से रहता है ना, मतलब कि ज़्यादा एनर्जी तोड़ने में लगेगा, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कह दिए। इसमें हाँ सर हाँ बेटा बोलिए। सर कोई ज्वाइन करना चाहता है? हाँ बेटा ज्वाइन करा देते हैं। रवि है। रवि राहुल बहुत दिनों के बाद आए हो भाई, और उसमें भी लेट। अब देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हाँ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में मैं बता रहा था। इसका ब्रेक करने में आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और पीछे वाले स्लाइड में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ ना, कि यह डिपेंड करता है किस पर, पोटेंशियल एनर्जी पर। जिसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वह ज़्यादा स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। अब दूसरा कैटेगरी है वीक बॉन्ड। इसको तोड़ने में बहुत कम एनर्जी लगता है, 2 से 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी देने से ऐसे बॉन्ड टूट जाते हैं। और ये वीक बॉन्ड को दो कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्सेज, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम लोगों के पास चार तरह के हो गए, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। आइए अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काउज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। आप कोई भी केमिकल कम्बिनेशन क्यों होता है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका कि एटम्स की एनर्जी हाई होती है, अपनी एनर्जी और अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड में टेक पार्ट करते हैं। साथ ही साथ दे हैव टेंडेंसी टू एक्वायर नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दैट इज वाई दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी बता चुका हूँ। व्हेन टू एटम्स अप्रोचेज टू ईच अदर, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम, ठीक है। तो देखिए जैसे एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, तो हो और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका न्यूक्लियस जो होगा इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जो मैं ब्लैक कलर के एरो से दिखलाया हूँ। और इसका न्यूक्लियस जो होगा इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेज होगा, यहाँ यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेज होगा। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेज होगा, सेम चार्जेज होने की वजह से। ये भी आपका प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, तो एक दूसरे के न्यूक्लियस भी रिपेल करेगा। अगर किसी भी एटम के एसोसिएशन में रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा हो, रिपल्सिव फोर्सेज कम हो, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यही मेन मूल मंत्र है इसका, केमिकल बॉन्डिंग का, क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वही है, व्हेन टू एटम्स अप्रोचेज टू ईच अदर, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम attract the electron of another atom, two nuclei and electron of both the atom repels to each other. If neat result is attraction, total energy of the system decreases and the chemical bond formation takes place. याद रखेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ने से ना एनर्जी रिलीज होती है, जिसके चलते पोटेंशियल एनर्जी उसका घट जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेगा वो, ठीक है। सो वी कैन से दैट अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जहाँ अट्रैक्शन होगा एनर्जी उसकी घट जाएगी ना, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और जिसकी एनर्जी जितना कम होगा वह ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। जैसे कोई आदमी है जिसके पास एनर्जी है तो एक जगह नहीं रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते ही रहेगा, ठीक है। अनस्टेबल है, कभी खाने के तलाश में, ठीक है, तो कभी हवा के तलाश में, कभी धूप के तलाश में, ठीक है। कभी अपना जो काम करने के लिए हम लोगों को पैसे की ज़रूरत जो पड़ती है तो उसकी तलाश में हम लोग जाते हैं। तो एक जगह नहीं रहते हैं, क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि एनर्जी हाई होती है, हम लोग अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जैसे ही किसी भी आदमी का टोटल एनर्जी यमराज निकाल करके जब ले जाते हैं तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, वह उसका शरीर सिर्फ पड़ा रह जाता है, ठीक है। वह स्टेबल हो गया, उसको ना दिन से मतलब है, अब ना दुनिया से मतलब है, क्या कौन क्या कर रहा है उसका शरीर के साथ क्या होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी बढ़ता है। फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होता है। कोई कोई केमिकल बॉन्ड
बॉन्ड फॉर्मेशन में कभी कभी इंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो जाता है, उसकी एनर्जी कंटेंट जो होता है बढ़ जाता है, इसके वजह से वह अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल के साथ साथ ही वह एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन व्हेन द ओजोन विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन। सर हाँ बेटा बोलिए। सर संजीवनी ज्वाइन करना चाहती है। अच्छा ठीक है बेटा। कहाँ थी संजीवनी बेटा, इतना लेट करेगी कैसे काम चलेगा। तो अभी मैं बता रहा था आपको ये ओजोन के केस में, ओजोन का जब फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब नेसेंट ऑक्सीजन से आपको कंबाइन करेगा तो O3 बनेगा, ठीक है, जिसका एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोसेस इंडोथर्मिक हो जाता है, जिसकी वजह से ओजोन स्टेबल नहीं है, हल्का से भी टेम्परेचर मिलेगा और डिसइंटीग्रेट कर जाता है, साथ ही साथ अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो एक्सप्लोसिव नेचर का हो जाता है। यही वजह है कि मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होना चाहिए विथ डिक्रीज इन एनर्जी होना चाहिए, ताकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाए। तो उससे क्या होगा, एनर्जी कंटेंट कम होगा, एनर्जी कंटेंट कम होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा लगेंगे, दे विल बी एसोसिएटेड विथ ईच अदर, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, इधर हो गया आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर दो एटम्स हैं, दोनों में रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से एनर्जी जीरो से ज़्यादा हो गया, कभी भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा ना। जैसे जैसे न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो और क्या कहा जाता है, एनर्जी घटता चला जाए कहीं पर तो उसका उसमें क्या होगा, सम ओवरलैप एंड सम अट्रैक्शन हो पाता है। अगर किसी भी दो एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा हो और रिपल्सिव फोर्सेज कम हो तो एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर देखिए रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा था, एनर्जी ज़्यादा था, इट विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ गया, सम अट्रैक्शन है, ठीक है, ओवरलैपिंग भी है, रिपल्सिव फोर्सेज कम है, एनर्जी इसका घट गया अट्रैक्शन की वजह से, इट विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन अगर ये दो एटम के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, ठीक है, ना तो ओवरलैप हो पाएगा, ना ही अट्रैक्शन हो पाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं टेक पार्ट करेंगे, और इसकी एनर्जी भी जो होती है वो हाई होती है। आइए, तो पहला रीजन हो गया आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है, दूसरा में एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है। यही दो वजह से वह कोई भी एटम जो होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बता ही दिया, पहले भी बताया था। एटम्स कंबाइन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ओनली outermost electron, that is Ns, Np and N-1 d subshell electrons participate in bond formation. Inert gas element do not participate in bond formation as they have stable electronic configuration, hence will have minimum energy. लेकिन आपको जेनॉन का मैं बताया था, जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा था पीरियोडिक टेबल का, तो वहाँ मैं बताया था कि जेनॉन ऑल्सो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन ना। तो क्यों केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, इसका तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए, ऑल्दो इट विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन, कंसिक्वेंटली इट विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन वो टेक पार्ट करता है। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉसेल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कॉसेल और लुइस का, लेविस लिखाता है, लुइस पढ़ाता है, तो कॉसेल लुइस अप्रोच क्या था केमिकल बॉन्डिंग के लिए, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एवरी एटम हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन आउटरमोस्ट शेल। हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। To acquire inert gas electronic configuration, atoms lose, gain or share electron or transfer electron, ठीक है। The tendency of an atom to achieve 8 electron in its outermost shell is known as लुइस ऑक्टेट रूल ना। जो टेंडेंसी है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने का, इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, लुइस ऑक्टेट रूल कहते हैं, लुइस का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें दो एटम है, 3 एटम बल के लिए हुए हैं, ये वाटर का फॉर्मेशन है। आइए पॉइंटर लेकर के डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 है, देखिए यहाँ 1 रखे हुए हैं। इस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो देखो 2 2 4 5
6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के पास 6 है तो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर करना चाहेगा, नियोन की तरह बिहेव करना चाहेगा। ऐसे भी 6 है तो डायरेक्ट पकड़ सकते हैं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जिसके चलते हम कह सकते हैं इट ओबेज ऑक्टेट रूल। व्हाइल इन द केस ऑफ बेरिलियम क्लोराइड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम इज 4 होता है कि 2 होता है, 2 होता है बेरिलियम का, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बोला गया था एक्चुअली, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का 1 हो गया और एक 1 हो गया, यानी टोटल 2 हो गया ना। लिथियम के बाद बेरिलियम एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है, तो 1s2 2s2 करेंगे तो सर हाँ बेटा कोई ज्वाइन करना चाहता है? क्या प्रिंस, कभी तुम लास्ट में आते हो, कभी बीच में आते हो। प्रिंस हमेशा प्रिंस होना चाहिए, ठीक है। अब आइए इस केस में देखिए, बेरिलियम क्लोराइड के केस में तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इस बेरिलियम को देखिए 2 और 2 4, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। दैट मीन्स इट डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, यह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। आइए अब हम लोग कुछ और देखते हैं कि ऑक्टेट रूल को कौन कौन से ऐसे मोलिकुल्स हैं जो आपको ये क्या कहा जाता है, ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है ना। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला केस है आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट मोलिकुल, जो कि आप बेरिलियम क्लोराइड में भी देखे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका बोरोन क्लोराइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऐसे मोलिकुल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, कौन, जिनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो इसीलिए उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह देते हैं। और जो मोलिकुल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। मोलिकुल्स इन विच ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट इन आउटरमोस्ट शेल ना, वो जैसे हाइलाइट्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप में होता है एलिमेंट्स, और उसके एलिमेंट्स किसी के साथ कंपाउंड जो बनेगा हाइलाइट बनेगा तो उसमें आपको क्या कहा जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। BF3 में नहीं है, एल्युमिनियम हाइड्राइड में नहीं है ना, या हाइड्राइड ऑफ थर्ड ए ग्रुप में नहीं है, ठीक है। तो एक चीज और मैं बता दूं आपको, हाँ जी, तो मैं बता रहा था एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक था, एच छूट गया था। तो एल्युमिनियम हाइड्राइड में भी आपको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या हाइड्राइड ऑफ थर्ड ए ग्रुप कोई भी ले लीजिए ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब देखिए बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 थर्ड ए ग्रुप का है तो थर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन का 7, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बोरोन का नहीं कंप्लीट हो रहा है, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलिकुल है, यह लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा वैलेंस शेल में, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट ना। ये मोलिकुल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलिकुल नहीं होंगे ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं कहलाएंगे। टाइपिंग मिस्टेक के लिए क्षमा चाहूँगा। मोलिकुल्स हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ना, जैसे PCl5 के केस में, SF6 में, IF7 में, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, हर जगह 7 है। फास्फोरस का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। और 5 हो गया, जब करता क्या है तो ये शेयरिंग करेगा, तो शेयरिंग करेगा तो देखिए क्लोरीन का कितना हो गया, 8, सभी क्लोरीन का 8 8 हो गया। फास्फोरस का काउंट करके देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऑक्टेट रूल यहाँ पर फिर वायलेट आपका होता है। सीडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन भी होता है, जैसे कोई एटम है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जैसे आप ले लीजिए किसको, कॉपर को ले लीजिए,
तो 4s1 3d10 होता है, तो 4s1 इलेक्ट्रॉन एक निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो 3d10 हो गया। ठीक है, तो ये इनर्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। 10 6 16 2 18 18 हो गया ना इसका। तो इनर्ट गैस का है ना 18 एटॉमिक नंबर, तो इसको इसी को हम लोग स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यहाँ जिंक का देखिए 30 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4s0 हो गया, 3d10 हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसके पास अब नहीं है ना, एक्वायर कर लिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से कैल्शियम +2, तो इस सिस्टम को हम लोग स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हाँ, कैप्शन हैविंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन 9 to 17 इन देयर आउटरमोस्ट शेल। कुछ ऐसे कटायंस हैं, ठीक है, यहाँ पर कटायंस है, इसका कटायन पढ़िएगा। ऐसे कुछ कटायंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है 9 से 17 होता है। ठीक है, जैसे Mn+2। ठीक है, मैंगनीज का कितना है आपका 25 है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो 4s2 3d5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3d ये 4s2 3d5 हो गया, 25 तो हो गया आपका, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या क्या हो रहा है आपका 3d5 हो रहा है। तो कुछ कटायंस जो होते हैं, ठीक है, उसमें भी आपका 9 से 17 वाले के पास, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है वो भी ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करता है। Fe+2 ले लीजिए, तो आयरन का 26 है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 4s2 3d6 हो गया। तो 4s2 तो निकल गया, अभी भी देखिए ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये जितने भी हैं सभी के सभी आपका ऑक्टेट किसी का कंप्लीट नहीं है। कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 11 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो उसको ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे मोलिक्यूल्स जो होते हैं जनरली डाइमराइज कर जाते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो 12th में क्वेश्चन ही पूछता है व्हाई NO2 डाइमराइजेज टू गिव N2O4 because NO2 is unstable. Why so? Because it contains odd electron in outermost shell, that is why it dimerizes to form even number of electron in outermost shell. Similarly आपको क्लोरीन डाइऑक्साइड है ना, क्लोरीन डाइऑक्साइड कहलाता है, इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। चलिए, तो अब आ रहे हैं हम लोग वैलेंसी। तो जैसा कि मैं पिछले क्लास में वैलेंसी के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। द वर्ड वैलेंसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड वैलेंशिया व्हिच मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। ओल्ड कंसेप्ट जो दिया हुआ है ये फ्रैंकलैंड का दिया हुआ। आइए हम लोग ओल्ड कंसेप्ट कुछ और पढ़ते हैं। वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद द पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। जैसे आप आ जाइए ग्रुप में 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a, इसमें अगर बनाता है तो NH बनाएगा, इसका वैलेंसी 2 होता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो MgH2 AlH3 SiH4 PH3 H2S HCl ये सब बनाता है मोलिकुल्स। ठीक है, अब इसमें एक हाइड्रोजन है तो वैलेंसी 1 हो गया, इसमें 2 हाइड्रोजन वैलेंसी 2, इसमें 3 हाइड्रोजन वैलेंसी 3, इसमें 4 हाइड्रोजन वैलेंसी 4। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लेकिन वैलेंसी यहाँ पर इस केस में हाइड्रोजन 3 है इसलिए 3 हो गया। H2S यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, वैलेंसी 2 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है लेकिन वैलेंसी 2 हो रहा है। यहाँ पर आपका 7 हो गया ग्रुप, तो 7 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है लेकिन वैलेंसी कितना हो रहा है 1। कैसे समझे, क्योंकि एक हाइड्रोजन अटैच है। आइए वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2 होता है, और कैसे होता है वो देखिए। ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैच्ड विथ ए पार्टिकुलर एटम। किसी भी पार्टिकुलर एटम से, हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाइए ना, तो फर्स्ट ऑफ ये वैलेंसी इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। ठीक है, इधर से इधर बढ़ा है, इधर से इधर बढ़ा है। आइए ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, थोड़ा लाइट चली गई, फैन ऑन करके तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, तो मैं बता रहा था वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 ना। कैसे निकालते हैं, इट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैच्ड विथ ए पार्टिकुलर एटम। ठीक है, किसी भी एटम से किसी भी मॉलिक्यूल में अगर जितने ऑक्सीजन हो पर एटम, याद रखना पर एटम,
याद रखना पर एटम हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो पर एटम के हिसाब से जितने ऑक्सीजन होंगे उसके जस्ट डबल जो होगा उसका ये हो जाएगा आपका वैलेंसी हो जाएगा। जैसे N2O है तो दो सोडियम पर एक ऑक्सीजन, ठीक है, तो एक सोडियम पर कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ का डबल कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, तो इसीलिए वैलेंसी यहाँ 1 हो गया। यहाँ ये एक एटम पर एक ऑक्सीजन, तो जस्ट इसका डबल कर दीजिए 1 का, 2 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, मैग्नीशियम का, ये ऑक्सीजन का, यहाँ पर या मैग्नीशियम का भी निकालिएगा तो 2 ही आएगा आपका, एल्युमिनियम का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो देखिए एक 2 एल्युमिनियम पर 3 ऑक्सीजन, ठीक है, तो एक पर कितना बढ़ेगा, आप उस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से SiO2 है, एक सिलिकॉन पर 2 ऑक्सीजन, ठीक है, तो डबल कर दीजिए, 2 2 जब 4 हो जाएगा। P2O5 है, दो फास्फोरस पर 5 है, तो एक पर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5 का दुगना कर दीजिए 5 आ जाएगा ना। इसी तरह से यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड है, एक एटम पर है, 3 ऑक्सीजन है, 6 डायरेक्ट हो गया। 2 क्लोरीन पर 7 है, तो एक क्लोरीन पर 7/2 हो जाएगा ना, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपको वैलेंसी निकालने का। आइए अब हम लोग कुछ न्यू कंसेप्ट जो है वैलेंसी का उसको देखते हैं। देखो ग्रुप 1A से लेके 4A तक जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर आपका वैलेंसी होगा। जैसे आप देख लीजिए 1A वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी भी 1 होगा। 2A ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2 होगा। 3rd A वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी भी 3। 4A ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4। एक चीज और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, वैलेंसी फॉर 1A टू 4A ग्रुप एलिमेंट ना बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन 5A टू 0 ग्रुप जो वैलेंसी होता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिए ना, तो जो बचेगा वही वैलेंसी उसका हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, 8 माइनस कर दीजिए, 8 में से 5 माइनस कर दीजिए 3, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी यहाँ 3 आ गया। तो ये आप देख रहे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी 3 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 8 माइनस 6 2 हो गया। 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 माइनस 7 यहाँ 1 हो गया। 0 ग्रुप में आ जाइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, ठीक है, 8 में से 8 माइनस कर दीजिए 0 आ गया, इसीलिए इसका क्या कहा जाता है, वैलेंसी 0 होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी नील होता है। आइए अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड का। एक कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन two atoms of electronegative element to complete their octet except in hydrogen which forms duplet. The shared pair of electrons should have opposite spin and are localized between two atoms of concerned. Sharing of electron may occur in 3 ways ना। जैसे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स अगर 2 हो रहा हो, ठीक है, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा हो तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो उसको हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है अगर 4 हो रहा हो तो लोन पेयर 2 हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो गया, लोन पेयर तो नहीं यहाँ पर कहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो गया तो डबल बॉन्ड हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो तो उसको हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए ना, आपको सिंगल बॉन्ड वाला और मल्टीपल बॉन्ड वाला। और मल्टीपल बॉन्ड वाला जो कोवैलेंट होता है वो 2 तरह का हो गया, एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग और एक ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग, ठीक है। आइए यहाँ पर हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है आपका, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है शेल में, ठीक है। तो 2 अगर हाइड्रोजन हम लोग ले लें तो दोनों का डुप्लेट कंप्लीट कराना है, ठीक है, तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इस तरह से और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ यानी एक पेयर बराबर एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का होता है। इस तरह से ओवरलैपिंग होता है, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स बन जाता है तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर प्लेन में चला जाता है। इंटरन्यूक्लियर प्लेन में चला जाएगा तो पहले एटम से यह ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों स्टेबल हो जाएगा, एटम में एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अब जो है से दोनों इलेक्ट्रॉन को मिलकर 2 न्यूक्लियस खींच रहे हैं, मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ जाता है, जिसके चलते एनर्जी इसकी घट जाएगी फर्दर और यह ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यह मॉलिक्यूल के केस में हो गया आपका,
ठीक है। आ जाइए अब हम लोग कुछ ऑक्सीजन के केस में देखते हैं। ऑक्सीजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 2 4 5 6, 2 2 4 2 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो 2 2 से शेयरिंग कर लिए, ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पेयर का शेयरिंग हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसका ओवरलैपिंग देखिए इस तरह से दिखलाया गया है। पहला शेल में आपको देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया 1, इसके बाद हो गया 2 3 4 5 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, दोनों को 2 2 चाहिए था, यहाँ शेयर कर लिया 2 2 2। इसका इलेक्ट्रॉन पीला वाला इसको भी होल्ड कर रहा है, और ये वाला जो है रंग है आपका है इसको भी होल्ड कर रहा है, मतलब कि यहाँ शेयरिंग हो गया। इसको हम लोग कोवैलेंट डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसी तरह से नाइट्रोजन के केस में देख लीजिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 2 और 5 लिखते हैं हम लोग, इसका भी 2 और 5 लिखते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन का देखिए शेयरिंग हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो एन एन ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, नॉट है ट्री थ्री, यहाँ ट्री लिखा गया है 3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ 3 सिंगल बॉन्ड ये नहीं पढ़ाएगा, बल्कि ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड पढ़ाएगा, ये 1 डबल बॉन्ड, नॉट 2 सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग 2 सिंगल बॉन्ड नहीं पढ़ते हैं। उसी तरह से इसको ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हैं, नॉट 3 सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं। अमोनिया हो गया, अमोनिया के केस में देखिए, तो अमोनिया का फॉर्मेशन कीजिएगा, तो आपको मैं रुकिए पॉइंटर हमको लेने दीजिए, पॉइंटर लेकर के थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ। तो देखो इस अमोनिया है, तो अमोनिया के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 होता है, 1 ये हो गया, 2 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 3 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ ना, 3 और 2 कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लिया। ठीक है, तो काउंट करके देख लो, 2 2 4 2 6 2 8, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक बॉन्ड में। अगर कहीं पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा हो, ठीक है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये देखो सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड में जो ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर नोन एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, और जो वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन ए पेयर एंड डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर नोन एज लोन पेयर। तो ये हो गया आपका क्या, लोन पेयर। इसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपका क्लियर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया ना। बॉन्ड पेयर एक बार फिर से, दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम और एटम which take part in bond formation are known as bond pair, and that valential electron which do not take part in bond formation and are in pair is known as lone pair of electron. Orbital concept of covalent bond formation. One orbital can accommodate maximum 2 electron with opposite spin. किसी पढ़ भी चुके हैं हुंड्स रूल में। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगता है, और तो इसको ऑर्बिटल्स जो एटम के आते हैं, ठीक है, उस ऑर्बिटल में या किसी भी सिंगल ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाफ फील्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, हाफ फील्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम टू इट्स ऑर्बिटल। ठीक है, हाफ फील्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं टू कंप्लीट द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में जैसी पेयरिंग हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाएगा। द टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल और टू पेयर द इलेक्ट्रॉन is an essential condition for covalent bond formation. ठीक है, अब एक वर्ड नया इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ,
कोवैलेंसी। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होंगे उसी को हम लोग कोवैलेंसी कहते हैं। इट इज ए नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच एन एटम मेक इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होंगे उसी को कोवैलेंसी कहते हैं। इफ द आउटरमोस्ट ऑर्बिट हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल देन कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अगर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर एम्प्टी ऑर्बिटल हो ना, इफ द आउटरमोस्ट ऑर्बिट हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल्स देन कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट। तब उसको एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म होता है, क्योंकि पेयरिंग के लिए वहाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका लोअर लेवल से हाई स्लाइटली हायर लेवल में उसको प्रमोट कर दिया जाता है ना, जहाँ से वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट हो जाएंगे, फिर वह बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेगा। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी इन कोवैलेंट कंपाउंड। चलिए आज कोवैलेंट बॉन्ड का स्टार्टिंग है, आज इतना ही रहने देता हूँ। वेरिएबल वैलेंसी मैं कल पढ़ाऊंगा।